हेलो डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं आपको मिशन कामयाबी में क्लास 10th हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी सैम्पल पेपर साइंस का 2022-23 सेशन के लिए पेपर सोल्व कराऊंगा। ये देखिए, इसके अंदर क्या है, आपको टोटल 27 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से क्या है आपको देखिए, प्लीज मेक श्योर दैट प्रिंटेड पेज इन दिस पेपर आर 10 पेजेज है, 27 इसके अंदर क्वेश्चन है। 3 सेक्शन में पेपर को बांटा गया है। पहला सेक्शन क्या है, फिजिक्स, दूसरा सेक्शन है केमिस्ट्री और तीसरा सेक्शन है आपका बायोलॉजी। आइए करते स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए, इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एल्यूमिनियम वायर इज ट्रिपल्ड, लेंथ रिमेनिंग सेम, इट्स रेजिस्टिविटी विल बी। मैंने बताया आपको फार्मूला होता है, रेजिस्टिविटी का फार्मूला होता है R रो L बाई A होता है। तो यहाँ पे देखिए, रेजिस्टिविटी क्या होती है, डिपेंड करती है मटेरियल पे। ये जो रो है इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ मटेरियल्स। तो ये ना तो लेंथ पे डिपेंड करती है ना एरिया पे। तो हमारा आंसर क्या आएगा इसके अंदर, रिमेन सेम, यानी हमारा आंसर होगा बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी टू रीडिंग द ब्लैक बोर्ड वाइल सीटिंग इन द लास्ट रो, व्हाट कुड बी द डिफेक्ट द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम। यानी एक विद्यार्थी है जो पीछे बैठा हुआ है और उसे अंतिम रोज यानी अंतिम पंक्ति में बैठा है, उसको देखने में परेशानी हो रही है। तो कौन सा उसका डिफेक्ट होता है, तो ये कौन सा होता है हमारा मायोपिया। मायोपिया इसका एक नाम और होता है, इसको बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। इसमें होता है क्या है, पास की चीज़ें बिल्कुल साफ दिखाई देती है, दूर की क्या है दिखाई नहीं देती है। तो हमारा जो आंसर होगा ए विल बी द राइट आंसर, मायोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्टीमेटली डिराइव्ड फ्रॉम सन्स एनर्जी। यानी कौन सा जो है, किस प्रकार की जो एनर्जी है आपको सन से प्राप्त नहीं होती है, यानी जो सन है उससे आपको नहीं मिलती है। जियो थर्मल एनर्जी, पता है आपको, जियो अर्थ, थर्मल माने होता है टेम्परेचर। सन की हीट से जो टेम्परेचर के कारण हीट पैदा होती है, जो हीट अर्थ पैदा करती है, बोलते हैं जियो थर्मल एनर्जी। तो सन रेस्पॉन्सिबल है। विंड एनर्जी, ये भी सन की वजह से होती है। बायोमास, जो प्लांट्स होते हैं, आपको पता है प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। तो इसके अंदर भी क्या है आपको पता है, सन की लाइट यूज होती है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है, न्यूक्लियर फिजन। तो इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर क्या है, सन की एनर्जी यूज नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, देखिए क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीपर्पज। तो रीपर्पज का मीनिंग क्या होता है, तो देखिए, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीपर्पज। देखिए नाम क्या है इसका, रीपर्पज। तो रीपर्पज क्या है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग समथिंग एंड यूजिंग इट फॉर ए अदर या सेपरेट पर्पज़। यानी क्या है, किसी पर्पज़ के लिए, किसी चीज़ का आप किसी दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मान लो आपने कोई कैन थी या कोई बोतल थी, प्लास्टिक की बोतल थी, उसको फेंक दिया, उसका दोबारा से यूज़ करना, रीपर्पज़। यानी देखिए ना, जैसे मेटल कैन्स है, बुकेट्स है, उसका प्लांट कंटेनर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो रीपर्पज़ क्या है मीनिंग, प्रोसेस ऑफ टेकिंग समथिंग एंड यूजिंग इट फॉर अदर पर्पज़। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, an electric refrigerator rated 400 watt operate 8 hours per day. What is the cost of energy to operate it for 30 days at rupees 3 per kilowatt hour? यानी कोई एक रेफ्रिजरेटर है जो 400 वाट का है, यानी पावर दी गई है, 8 आवर डेली क्या करता है, यूज़ करता है। तो कॉस्ट जो एनर्जी कंजप्शन की है 3 रुपीज़ पर किलोवाट आवर है। तो इसलिए कैसे सोल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया आपको, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक
पावर मीन्स क्या है, P कितनी है आपकी दी गई है, ये जो इलेक्ट्रिक पावर है आपकी 400 वाट का रेफ्रिजरेटर है। एंड जो एनर्जी है हमें निकालनी है, टाइम जो दिया गया है, डेली जो टाइम यूज़ हुआ है वो कितना है आपका टाइम, आप T ले सकते हैं, 8 आवर पर डे, 8 आवर पर डे। तो जो 1 डे एनर्जी जो आपको पता है, वी नो पावर क्या होती है, एनर्जी कंजप्शन पर यूनिट टाइम होती है। तो हमें निकालने क्या, एनर्जी E क्या हो गया, P इंटू टी। P जो है आपकी P गिवन है आपको 400 वाट और टाइम कितना है 8 आवर पर डे। तो टोटल हो गया आपका 8 4 जा 32 वाट आवर, 8 चौक 32। ये 1 डे की है, यानी अगर हम इसको किलोवाट आवर के अंदर निकालें तो देखिए 1 डे तो इन किलोवाट आवर, तो एनर्जी जो होगी आपकी 1 किलोवाट आवर में 300, इसको किससे क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो कितनी आ जाएगी आपकी 3.2 किलोवाट आवर, क्योंकि एनर्जी कॉस्ट में दी गई है, देखिए ध्यान से किलोवाट पर आवर में निकालनी है। तो ये जो आपकी है ये क्या मिली आपको 1 डे एनर्जी कंजम्पशन है, 1 डे एनर्जी जो यूज्ड हुई है हमारी, 1 डे एनर्जी यूज्ड क्योंकि 1 किलोवाट आवर, और करने कितने दिन है 30 डेज। तो 30 डे जो एनर्जी आपकी यूज्ड होगी वो कितनी होगी 3.2 इंटू 30 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी 96 किलोवाट आवर। अब गिवन हमें क्या निकालनी, कॉस्ट निकालनी है। तो 1 डे कॉस्ट कितनी है 1 किलोवाट आवर कॉस्ट हमारी, सॉरी 1 किलोवाट आवर कॉस्ट ये है 3 रुपीज़ है। टोटल कितनी है किलोवाट आवर आपकी 96 किलोवाट आवर जो कॉस्ट होगी वो कितनी 3 इंटू 96 हो जाएगी, 3 6 18, 3 27, 1 28, 288 रुपीज़। तो एनर्जी जो कंज्यूम्ड होगी उसकी जो कॉस्ट होगी वो 288 रुपीज़ होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 6th क्वेश्चन है, हाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम कोज सोशल एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, यानी जो बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं उसकी जो सामाजिक पर्यावरणीय समस्या कैसे आती है, कौन कौन सी होती है उसके बारे में बताइए, सोशल एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। तो हमारा जो आंसर होगा देखिए, हाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम कोज सोशल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो सोशल प्रॉब्लम क्या होती है देखिए इसके अंदर, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर फोर्स टू माइग्रेट, जो बहुत सारे लोगों को वह जगह छोड़कर जाना पड़ता है, माइग्रेट होना पड़ता है। माइग्रेट मतलब क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके बसना। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स बिकम होमलेस, बहुत सारे पीपल्स होमलेस हो जाते हैं, यानी घर उनका छूट जाता है। ये तो हमारी सोशल प्रॉब्लम है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्या होगी, हमें पता थी कंस्ट्रक्शन कोज डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ लगाना, जंगल बसाना, डिफॉरेस्टेशन जंगल को काटना, वनों को काटना। तो दी कंस्ट्रक्शन कोज डिफॉरेस्टेशन यानी डैमेजेस फॉरेस्ट, यानी जो आपके जंगल तबाह हो जाते हैं। सेकंड क्या है, बायोडाइवर्सिटी विल सफ़र। बायोडाइवर्सिटी क्या है, उस फॉरेस्ट में वन में रहने वाले बहुत सारे जीव जंतु है, जैसे शेर है या वहाँ रहने वाले पीपल्स है, प्लांट्स है, उन सभी को काटना पड़ता है। तो जो वहाँ रहने वाले जीव जंतु होते हैं उनको जगह छोड़कर जाना पड़ता है, यानी बायोडाइवर्सिटी विल सफ़र। सो क्रिएट्स इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, यानी इकोलॉजी आपने पढ़ा, इकोलॉजी क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे सभी प्रकार का आपका प्लांट है, उसमें रहने वाले से आपके बायोटिक है, बायोटिक कंपोनेंट सभी होते हैं। तो क्रिएट इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन वाई द प्लैनेट्स डोंट ट्विंकल, तारे टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है हमारा, जो इसका आंसर क्या होगा देखिए हमारा, एक्सप्लेन वाई प्लैनेट्स डोंट ट्विंकल्स। हमें पता है प्लैनेट्स डोंट ट्विंकल बिकॉज दे आर मच क्लोजर टू अर्थ देन स्टार्स। स्टार से क्या है, बिल्कुल पास होते हैं अर्थ के प्लैनेट्स। और हमें पता है स्टार ट्विंकल्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन,
बिकॉज लाइट हैज़ टू ट्रैवल ए लॉन्ग डिस्टेंस एज कम्पेयर टू स्टार। तारे टिमटिमाते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, क्योंकि जो लाइट होती है स्टार से उन्हें बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, जबकि प्लेन्स की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। सो नो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन टेक प्लेस इन केस ऑफ प्लैनेट्स, सो दे डोंट ट्विंकल्स। तो ये था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन length is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. Find the position of image, its nature and size. तो देखिए हमें क्या दिया गया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी जो आपका h नोट है, यहाँ पे आपका h नोट इज गिवन, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया गया आपको, देखिए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स मिरर, यानी जो डिस्टेंस है इसका मतलब जहाँ रखा गया क्या दिया, यू दिया गया है, कितना आपको 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, आर गिवन है 30 सेंटीमीटर। तो आर गिवन है तो एफ क्या होगा हमारा, हमें पता है एफ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, 30/2 यानी 15 सेंटीमीटर। और हमें पता है कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर के अंदर क्या है, फोकस आपकी ऑब्जेक्ट की तो हमेशा क्या लेते होता है, नेगेटिव होता है हमारा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। जो आपका आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे आप देखेंगे इसके लिए क्या है हमारा, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हमारा ये फोकल लेंथ भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब हमें क्या निकालना, देखिए यहाँ पे फाइंड दी पोजिशन ऑफ इमेज, यानी न्यूमेरिकल है, आपको इसका नेचर बताना है, साइज बताना है। तो मिरर है, ये देखिए यहाँ पे ध्यान देना ज़रूरी है, कन्वेक्स मिरर, मिरर है तो मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हमें पता है मिरर फार्मूला क्या होता है, वी नो मिरर फार्मूला फ्रॉम मिरर फार्मूला फ्रॉम मिरर फार्मूला, ये होता है 1/v 1/u इज इक्वल टू 1/f। बस वैल्यू रख दीजिए आप, देखिए तो जो हमारी वैल्यू है 1/v, v की वैल्यू कितनी है आपकी, ये हमें निकालना है, इमेज का डिस्टेंस 1/u, u कितना है आपका -20, और f कितना है आपका, ये पल्स 15। तो v निकालना, तो v को इसी तरफ रखिए, 1/15 राइट तरफ लेके जाएंगे, ये कितना हो जाएगा, पल्स का हो जाएगा 1/20। अब बाकी अभी क्या करना है आपको, इसके एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा आपका 1/v, एलसीएम आ गया 15 चौके 60, 20 तिया 60, 60 आपका आ गया एलसीएम। अब हमें पता है 15 4 जा 23 जा 60 होता है, तो आ गया हमारा 7/60। तो यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो v कितना आ गया आपका 60/7, ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये हमारा v पॉजिटिव मीन्स क्या, इमेज कहाँ बनेगी, विल बी फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, इमेज फॉर्म्ड, तो इसे देख के बता सकते हैं v से पॉजिटिव है, इमेज विल फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। मैंने एक वीडियो भी डाली हुई है न्यूमेरिकल वाली आपकी, बिल्कुल सेम, वहाँ से आप देख के भी कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन उसके अंदर, आप इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा का इमेज आ गई 60/7। इसको डिवाइड कर सकते हैं आप, डिवाइड करना चाहे तो यहाँ आप डिवाइड करेंगे 60, राइट में आप थोड़ा इस तरह से लाइन ड्रा कर सकते हैं, 60/7 करेंगे, 7 8 जा 56, 4 0 5 से ली 7 5 जा, तो लगभग कितनी आएगी आपकी 8.5 आ गई है पॉजिटिव, यानी दाई तरफ बनेगी आपकी इमेज सेंटीमीटर। सेकंड पूछा है उसने, देखिए आपसे आप मैग्नीफिकेशन हाइट निकालनी है इमेज की, पूछी है आपसे। तो हमें पता है वी नो दैट जो मैग्नीफिकेशन होती है, वी नो जो मैग्नीफिकेशन होती है ये होती है हमारी हाइट ऑफ इमेज बटे में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये होती है हमारी मिरर के लिए v/u भी होती है। हमें क्या करना है,
इस फार्मूले का यूज़ करना, आपका ये वाला जो है इसका यूज़ करना है, एच आई निकाल सकते हैं। तो एच आई क्या होगा आपका यहाँ से अगर देखूँ तो देखिए आपका V बाई यू इंटू में क्या हो जाएगा एच नॉट, ये आपका फार्मूला बन गया, इसका यूज़ कर सकते हैं। तो रखिए वैल्यू इसके अंदर, देखिए तो आपको दी कितनी गई है, आपकी V की वैल्यू अभी निकाली हमने, ये कितनी आई हमारी 60/7 है। नेगेटिव बाई में U की वैल्यू कितनी है आपकी गिवन थी -20, जो साइन करें वही लेना है आपको। और जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कितनी है 5 है। दैट मीन्स क्या, नेगेटिव से कट गया 60/7 5/20 आप काटेंगे 23 जा तो 3 पंजे 15/7 यानी पल्स में आएगा ये भी। तो इसको डिवाइड करेंगे 7 दूनी 14, 2 एकम 2 4, मतलब ये पड़ेगा हमारा इतने सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ से आपका ये भी पॉजिटिव आया है एच आई, यानी हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव है, क्योंकि हमें पता कन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज कैसी बनती है आपकी वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, इसलिए इसका यूज़ करते हैं रियर व्यू मिरर में। तो इमेज का जो नेचर है, इमेज विल बी इरेक्ट यानी सीधी बनेगी, वर्चुअल बनेगी यानी काल्पनिक बनेगी, पीछे बनेगी क्योंकि काल्पनिक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। इसके अंदर क्या निकालना था, हमने क्या किया, आपको गिवन था, देखिए आपको हाइट दी गई थी 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की, यू गिवन था -20 सेंटीमीटर, आर गिवन था 30 सेंटीमीटर। सबसे पहले एफ निकाल लिया, 30/2 15 सेंटीमीटर। बाय यूजिंग मिरर फार्मूला 1/v + 1/u 1/f, इसका यूज़ करके हमने v निकाल लिया, कितना आ गया आपका 8.5 यानी 60/7 सेंटीमीटर। पॉजिटिव मीन्स क्या है आपका, ये पॉजिटिव है 8.5, दैट मीन्स क्या, इमेज जो फॉर्म हुई है राइट साइड फॉर्म हुई है, मिरर के बिहाइंड फॉर्म हुई है। देन हमें नेचर ऑफ, हमें हाइट ऑफ इमेज निकालना था, तो यूज़ किया हमने मैग्नीफिकेशन वाला फार्मूला जो होता है HI/H0। अगर हाइट दी गई हो और एक होता है V/U, तो हमें क्या दिया गया था, यहाँ पे H0 था, VU गिवन है, मिल गया हमें, इसकी वैल्यू रख के हमने HI निकाल ली। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई +2.14 सेंटीमीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट। नाउ नेक्स्ट है, देखिए ए कनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एट what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image at 10 centimeter from the lens? Also find magnification produced by the lens। यानी ये भी आपका न्यूमेरिकल है। तो देखिए इसके अंदर क्या आपको ध्यान यही देना है, ये आपकी बार लेंस दिया गया, देखो कनकेव लेंस, पहले वाले में कन्वेक्स मिरर था, तो लेंस के अंदर लेंस फार्मूला लगेगा। हमें क्या दिया गया, देखिए फोकल लेंथ, यू आर गिवन फोकल लेंथ यानी एफ दी गई है 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस सो दैट इट फॉर्म इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। तो देखिए इमेज दी गई है, इमेज जो फॉर्म होनी चाहिए आपकी वी जो है वो 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। फाइंड द मैग्नीफिकेशन, तो मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, हमको हमें यू निकाल लेंगे, यानी कहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। तो बाय यूजिंग वी नो लेंस फार्मूला, थोड़ा सा अंतर लेंस फार्मूला में, उसमें पॉजिटिव साइन, इसमें नेगेटिव साइन होगा। तो ये होता है 1/v 1/u = 1/f। आपको गिवन क्या, देखिए यहाँ पे हम देखेंगे हमें क्या निकालना है, देखिए u निकालना है, तो रख दीजिए वैल्यू 1/v, क्योंकि लेंस कैसा है आपका, ये आपका लेंस जो आपका कनकेव है, और कनकेव के अंदर क्या होता है, हमेशा इमेज क्या बनती है, लेफ्ट साइड ही बनती है। तो हमारा जो v क्या होता है इसके अंदर, ये नेगेटिव होता है, रख दीजिए वैल्यू। तो ये कितना हो गया आपका -10 1/u/f। तो इसकी जो फोकल है ये भी क्या लेते हैं, हमारा जो फोकल लेंथ ये भी नेगेटिव होती है, तो ये कितना हो गया हमारा 15 -15। कनकेव के अंदर दोनों ही क्या होती है, तीनों ही आपकी नेगेटिव होती है। तो 1/-10 ये हो गया। हमें क्या निकालना, 1/u निकालना है। अगर 1/u को हम इधर लेके जाए, इस तरफ लेके जाए, 1/u
इधर क्या होगा 1 में ये -10, ये पल्स हो जाएगा 1/15। तो इधर आप देखेंगे ऐसे लिख लीजिए 1/u कितना आ गया आपका 1/15 माइनस 1/10। एलसीएम कितना है 15 दूनी 30, 1/u हमें निकालना है। तो ये आपको 15 2 जा 10 3 जा तो माइनस का 1/30। कंपैरिजन करेंगे तो देखिए आपका u की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 30। तो जो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है आपका ऑप्टिकल सेंटर से 30 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में रखा गया है नेगेटिव, क्योंकि u हमेशा क्या होता है नेगेटिव होता है। सेकंड क्या था, ये तो मिल गया हमारा u। अब हमें क्या निकालनी है मैग्नीफिकेशन निकालनी है। मैग्नीफिकेशन कैसे निकालेंगे, हमें पता है जो m होती है मैग्नीफिकेशन लेंस के केस में क्या होती है पॉजिटिव होती है, v/u होती है। v की वैल्यू कितनी है हमारे पास दी गई है -10, u की वैल्यू कितनी है -30 अभी निकाला आपने, तो 10/30 यानी 1/3। 1/3 दैट मीन्स क्या है आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो हाइट थी इमेज की हाइट क्या होगी उसका 1/3 होगी। तो हमें ये निकालना था, यानी कि 0.33 अगर आप इसको निकालेंगे 0.33 यानी ऑब्जेक्ट की जो हाइट थी उससे इमेज की हाइट क्या होगी 1/3 होगी। तो ये था आपका न्यूमेरिकल 9th का बी पार्ट। इसका जो अदर पार्ट है और वाला पार्ट है उसमें देखिए क्या दिया गया है, करते फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर होज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। तो देखिए आपका जो ए पार्ट है इसका हमें क्या दिया गया आर गिवन है, आर कितना दिया 32 सेंटीमीटर। निकालनी क्या हमें फोकल लेंथ निकालनी है। फोकल लेंथ क्या होती है r/2 होती है। तो r कितना है 30/2 है, बाई 2 करेंगे 160 यानी 2 1 2 6 जा 16। कन्वेक्स मिरर की क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होता है और आपका फोकल लेंथ भी क्या होगी इसकी पॉजिटिव। तो हमारा f कितना आ गया आपका फोकल लेंथ यानी f इज इक्वल टू +60 सेंटीमीटर। तो ये था आपका इसका ए पार्ट। बी पार्ट करते हैं। इसका बी पार्ट है देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन इन्फिनिटी ऑफ कनकेव लेंस देन ड्रा ए रे डायग्राम एंड एक्सप्लेन द पोजीशन साइज नेचर ऑफ इमेज। तो देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे है इन्फिनिटी पे और लेंस कौन सा हमारा बस ये ध्यान है कनकेव लेंस है। तो आपको डायग्राम ड्रा करना है। आइए कैसे करते हैं, आइए देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या है ड्रा करने के लिए हमें बनाना है, आपको क्या करना है आपने एक ये ले ली प्रिंसिपल एक्सिस हो गई है। इसके बाद क्या है हमें बनाना है 3 लाइन ऊपर लीजिए 3 लाइन नीचे ले लीजिए ऐसे डॉटेड आप इस तरह से। कनकेव लेंस बनाना है आपको इस तरह, ये कनकेव लेंस हो गया आपका। फिर क्या लेना कंपास लीजिए, कंपास को ऑप्टिकल सेंटर होता हमारा ये यहाँ रखिए, ये फर्स्ट आर्क ये सेकंड इस तरह से सेम इसी तरफ आप दूसरी तरफ आप ये फर्स्ट और ये आपकी सेकंड। तो हमारा जो ये पहले वाला ये होता हमारा F1, ये होगा 2F1, इसी तरह ये F2 2F2। तो क्या कहा है इसने ऑब्जेक्ट कहाँ पे इन्फिनिटी पे है, तो 2 लाइन लीजिए इस तरह से, इससे ले लीजिए ये लाइन इस तरह से ऑब्जेक्ट की ये रेज आई यहाँ से इन्फिनिटी से दिखाना है आपको, इसी तरह ये वाला। और यहाँ पे आप इसको दिखा सकते हैं डॉटेड डॉटेड दिखा सकते हैं डॉटेड इस तरह से, यानी इन्फिनिटी से आई है। ये तीसरी लाइन यहाँ ले लेंगे इस तरह से 1 2 3। तो जो कनकेव जो लेंस होता है उसके अंदर क्या होती है आपकी रेज इसी तरफ, यानी आपकी यहाँ तक लेके जानी है, आपको इस लाइन तक ड्रा कीजिए यहाँ तक। इसके बाद क्या है इस तरफ फोकस पे लेके आना है, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस होता है डाइवर्ज करता है इस तरह। यहाँ पे ये वाला जो आपका है
यहाँ डॉटेड क्यों दिखाया, क्योंकि क्या है रेज ऐसा लग रहा है यहाँ से आती, यहाँ से जाती प्रतीत होती है आपको, इस तरफ क्या आप डायरेक्ट दिखा सकते हैं, यानी डाइवर्जिंग इस तरह से। तो यह जो हमारा ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पे था, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी। तो जो उसकी इमेज बनी है कहाँ बनती है, फोकस पे बनती है, यानी इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। तो हमें बताना क्या था, नेचर भी बताना था। तो जो इमेज फॉर्म्ड हुई आपकी, इमेज फॉर्म्ड कैसी है, देखिए लेफ्ट साइड होती है वर्चुअल, सेकंड क्या है बिल्कुल पॉइंट, यानी हाईली डिमिनिस्ड है, दिखाई दे बिल्कुल पॉइंट सोइट है, हाईली डिमिनिस्ड या बहुत स्मॉल कह सकते हैं, डिमिनिस्ड होती बहुत छोटी, डिमिनिस्ड, ठीक है। एंड थर्ड क्या होती है, हमेशा इरेक्ट इमेज बनती है, जो कनकेव जो आपका लेंस है, तो वर्चुअल हाईली डिमिनिस्ड एंड इरेक्ट इमेज बनती है। और इमेज फॉर्म्ड एट बताना होता है कहाँ बनी है, एट F1, इमेज फॉर्म्ड एट F1। तो ये आपका क्वेश्चन था, बस आपको डायग्राम बनाना था, नेचर बताना था। तो पोजीशन ऑफ साइज, नेचर ऑफ इट्स इमेज फॉर्म्ड एट F1, वर्चुअल हाईली डिमिनिस्ड एंड इरेक्ट। अब हमारा सेक्शन बी आता है, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का सेक्शन बी। इसके अंदर भी देखिए हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है मल्टी चॉइस टाइप, व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडिड टू आयरन फिलिंग्स। ये जब क्या देखिए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या होता है, HCl होता है, एडिड टू आयरन फिलिंग, यानी कि Fe के अंदर ऐड किया जाता है। और हमने पढ़ा है जब भी आपका मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करता है, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या मिलता है आपको, सॉल्ट मिलता है, सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी क्या बनेगी आपकी, Fe है, पल्स में क्या होगा आपका HCl, तो क्या बनेगा हमारा FeCl2 पल्स हाइड्रोजन गैस। तो देखिए हमारा ऑप्शन कौन सा है, हाइड्रोजन गैस आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। तो ऑप्शन क्या आएगा हमारा, फर्स्ट ही ऑप्शन होगा ए, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, आयरन क्लोराइड बनता है, इसका नाम क्या है, आयरन क्लोराइड। नेक्स्ट है, वाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। वाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, यानी कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है, ये एसिड बिहेव क्यों नहीं करता है। तो इसका रीज़न क्या है, तो देखिए एसिड डोंट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर बिकॉज एसिड डोंट डिसोसिएट, एसिड क्या है डिसोसिएट नहीं होता है, टूटता नहीं है, टू प्रोड्यूस H आयंस। जब एसिड यानी HCl है वाटर के साथ रिएक्ट करता तो देखिए क्या बना, H3O पॉजिटिव क्लोरीन, यानी हमें H पॉजिटिव नहीं मिला, दैट्स वाई क्या है, एसिड डोंट डिसोसिएट टू प्रोड्यूस H आयंस, सो एसिड डोंट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू एलिमेंट्स दैट हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट सेल। दो ऐसे एलिमेंट का नाम बताना है जिसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, यानी 2 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट ऑर्बिट में होते हैं। तो आइए कौन से हैं, एक होता है मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर कितना होता है 12 होता है, तो देखिए 2 8 2। सेकंड कैल्शियम, एटॉमिक नंबर कितना होता है Z 20 होता है, 2 8 8 2, यानी हमारा जो सेकंड ग्रुप होता है जिसे हम एल्कलीन मेटल भी बोलते हैं, उसमें भी मांगे कैल्शियम बताया था आपको, उसके अंदर सभी क्या होते हैं, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती क्या है, क्यों वो बैलेंस होनी चाहिए, ये हमें बताना है। तो आइए करते हैं। Balanced chemical equation, a chemical equation in which number of atom of different elements in a reactant
एंड प्रोडक्ट आर सेम, यानी सेम होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड जो रिएक्टेंट है और राइट साइड जो प्रोडक्ट है उसमें जो नंबर ऑफ एटम है, एलिमेंट है, वो क्या होनी चाहिए, बराबर। जैसे देखिए यहाँ पे Mg जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए मैग्नीशियम कितने हैं, 2 है। यहाँ पे कितने हो गए, मैग्नीशियम 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 2 है। तो ऑक्सीजन यहाँ भी कितने हैं, 2 है। तो बोथ साइड क्या होना चाहिए, आपके नंबर ऑफ एलिमेंट के अंदर एटम इक्वल होने चाहिए। दैट मीन्स नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स लेफ्ट हैंड साइड, नंबर ऑफ जो रिएक्टेंट के एलिमेंट है, एटम है, बिल्कुल बराबर होने चाहिए राइट साइड आपके प्रोडक्ट के। केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड, क्यों बैलेंस होनी चाहिए, बिकॉज इट ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दोनों तरफ क्या होना चाहिए, मास जो होता है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के बराबर होता है। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट है देखिए, व्हाट इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल। तो हमारा जो क्वेश्चन है देखिए, व्हाट इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल। तो न्यूट्रलाइजेशन देखो नाम से पता चल रहा है, न्यूट्रल यानी वो रिएक्शन जिसमें क्या है, जो न्यूट्रल हो। ए रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट विद ए बेस टू फॉर्म ए साल्ट एंड वाटर, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जांपल दे सकते हैं, जब भी एसिड बेस से रिएक्ट करता है क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। जैसे HCl क्या एसिड है, NaOH क्या है, बेस है, तो क्या बना NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये क्या होता है, नमक, साल्ट होता है, एंड वाटर। तो आपको ये लिखना था व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और एक एग्जाम्पल देना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एटम रिलेट टू इट्स पोजिशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यानी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है किसी एटम की, वो कैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उनकी पोजीशन को डिफाइन करती है, बताती है। तो देखिए, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पता है तो बाय नोइंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वी कैन टेल अबाउट पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पता है तो बड़ी इजीली क्या बता सकते हैं, आप किसी भी एलिमेंट की पोजीशन बता सकते हैं। सेकंड, वी कैन इजीली टेल ग्रुप नंबर ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी आप ग्रुप नंबर बता सकते हैं। जैसे देखिए लिथियम लेते हैं, 3 एटॉमिक नंबर होता है तो 2 1, ये क्या हो गया, इसका आउटर मोस्ट में कितने हैं आपके, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है। यानी आउटर मोस्ट में जो वैलेंसी वो क्या बताती है, बिलोंग्स टू, ये फर्स्ट ग्रुप बताती है। सेकंड देखिए मैग्नीशियम है 2 8 2, आउटर मोस्ट के अंदर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 8 2, तो ये किसको बिलोंग्स टू, सेकंड ग्रुप, सेकंड ग्रुप को डिफाइन करती है। थर्ड क्या है, अगर कन्फिगरेशन पता आपको, ये पीरियड नंबर बताती है कि आपका एलिमेंट का पीरियड नंबर कौन सा होगा। पीरियड नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ सेल, यानी अगर सेल की काउंटिंग कर लेंगे तो बता देंगे वही उसका क्या होगा, पीरियड होगा। जैसे देखिए सोडियम है 11 एटॉमिक नंबर है इसका, 2 8 1, यानी काउंटिंग कीजिए 1 2 3, कितने हैं इसके अंदर, नंबर ऑफ सेल 1 2 3, तो बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, यानी क्या होगा, पीरियोडिक टेबल में ये थर्ड ग्रुप से बिलोंग करेगा। नेक्स्ट है देखिए पोटेशियम, 19 एटॉमिक नंबर होता है, 2 8 8 1 1 2 3 4, दैट इज बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड। तो देखिए ये एक पीरियोडिक टेबल है, यहाँ पे मैंने अभी बताया आपका लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 था, 3 का मतलब देखिए ग्रुप नंबर कौन सा, फर्स्ट, यानी आउटर मोस्ट में क्या इसका 1 इलेक्ट्रॉन है। अगला बताया आपको देखिए मैग्नीशियम, ये देखिए आपका मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है आपका, 12 है, तो 2 8 2, ग्रुप नंबर कौन सा है, 2 है। इसी तरह मैंने आपको पीरियड बताए, काउंटिंग करेंगे देखिए आपका सोडियम, तो देखिए 1 2 3, यानी क्या थर्ड नंबर बता, 3 जो नंबर ऑफ आपने देखा 2 8 1 2 8 1, तो 1 2 3, तो पीरियड कितना देखो 3 है। और पोटेशियम का कितना है, 4 है। इसका मतलब क्या, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पता होगी तो इजीली क्या है, नंबर ऑफ ग्रुप, नंबर ऑफ पीरियड, यानी उस एलिमेंट का, एटम का ग्रुप कौन सा होगा, पीरियड कौन सा होगा, बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन को जंग से बचाने के लिए हमें 2 आपको तरीके बताने हैं, तो कौन कौन से हैं तरीके। तो देखिए वेज टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन, पहला मेथड गैल्वेनाइजेशन, इसके अंदर क्या है, ये प्रोसेस है ऑफ डिपोजिशन ऑफ जिंक लेयर ऑन आयरन, यानी आयरन के ऊपर क्या है, लोहे के ऊपर क्या है, एक जिंक की क्या है, एक परत चढ़ा दी जाती है। तो इट इज़ प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ जिंक, अगर जिंक की जगह शॉर्ट में जिंक भी लिख सकते हैं, इसका सिंबल है लेयर ऑन आयरन। सेकेंड वे है बाय पेंटिंग,
पेंटिंग का एक दूसरा नाम है यूजिंग इनेमल, दोनों सेम चीज़ है, अगर पेपर के अंदर पूछ ली जाती है तो बाई पेंटिंग आयरन, आयरन को पेंट करके हम क्या है उसको रस्टिंग से, जंग से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है यूजिंग ग्रीस बाई ऑयलिंग और ग्रीसिंग, अगर मान लो आप ग्रीस या ऑयलिंग करते हैं तो उसको क्या हमें बचा सकते हैं। नेक्स्ट है बाई अलोइंग मेकिंग एलॉय, यानी क्या है अलॉय होती है मिश्र धातु बनाना। आयरन अलॉयड विद क्रोमियम निकेल, यानी क्या आयरन के अंदर क्रोमियम निकेल एटम मिला के हम क्या बना सकते हैं उसकी मिश्र धातु, यानी कि एलॉय बना के भी उसको रस्टिंग से बचा सकते हैं। देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी, यानी मेटल और नॉन मेटल के बीच में आपको डिफरेंस लिखना है उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे। तो ये देखिए डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल नॉन मेटल, मेटल्स नॉन मेटल। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है हमेशा क्या देता है मेटल ऑक्साइड, तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है, जैसे Mg+O2 MgO। इसी प्रकार जो नॉन मेटल है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है, जैसे सल्फर क्या है नॉन मेटल है S+O2 SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। सेकंड तो इसका डिफरेंस वो क्या है फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, यानी जो मेटल ऑक्साइड बनाता है वो कैसे होते हैं ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक इन नेचर होते हैं, और जबकि आपके नॉन मेटल क्या एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। तीसरा डिफरेंस क्या है दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, जब ग्रुप में बताया था आपको ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव हो जाते हैं, तो दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। नॉन मेटल क्या होते हैं दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। नेक्स्ट है फोर्थ डिफरेंस है कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड, इसका मतलब क्या है ये जब रिएक्ट करते हैं मेटल तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं। पीछे बताया था आपको जैसे अभी थोड़ी देर पहले जब आपका आयरन है रिएक्ट करता है HCl के साथ तो क्या बना था आपका FeCl2, फर्स्ट ही दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन था आपका हाइड्रोजन, तो देखिए क्या किया हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है, जबकि नॉन मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड। नॉन मेटल क्या है जब रिएक्ट करता है एसिड के साथ डाइल्यूट एसिड के साथ तो हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं करता है। अब हमारा जो केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हाइड्रोजनेशन, व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। आपको 3 भाग दिए, देखिए ABC, तो ये भाग में आपको हाइड्रोजनेशन बताना है, उसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बतानी है। सेकंड में देखिए राइट द नेम्स ऑफ फ्लोइंग कंपाउंड, IUPAC नेमिंग देनी है आपको। और थर्ड जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है व्हाट इज स्पोनिफिकेशन रिएक्शन एंड गिव एग्जाम्पल। तो हमें क्या है 3 क्वेश्चन है, इसका हमें आंसर देना है, टोटल 2 2 4 6 मार्क्स के क्वेश्चन है। आइए करते हैं। तो देखिए पहला है व्हाट इज हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या, देखो हाइड्रोजन को ऐड करना, यानी H2 को ऐड करना। इट इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल और पेरिलियम एज ए कैटलिस्ट टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। इसका एक नाम और है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या है जब हम देखो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इसी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो हमारे कंपाउंड होते हैं कार्बन के उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड, और जहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड होता है इनको बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। तो अनसैचुरेटेड को क्या बनाना है सैचुरेटेड बनाना है, किसकी प्रेजेंस में निकेल और पेरिलियम की प्रेजेंस में। किसको ऐड करना है हाइड्रोजन को ऐड करना है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। तो हमारा क्या है इट इज अ प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड इन प्रेजेंस ऑफ निकेल और पेरिलियम टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल देखिए आपका ये इथीन लिया है CC, ये देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड था, हाइड्रोजन क्या है इसके अंदर 1 2 3 4 इथीन बनाना है इसको। तो कितने हाइड्रोजन चाहिए 2 चाहिए बताया था आपका, तो इथेन तो एक हाइड्रोजन आपने ऐड किया तो हमें मिल गया इथेन। इसी प्रकार देखिए नीचे वाला क्या इथाइन 1 2, यानी इसके अंदर क्या है हमें पता है इथेन के अंदर 6 हाइड्रोजन होते हैं तो हमारे पास 2 है, तो कितने चाहिए 2H2 ऐड किया। यहाँ पे भी आपको लिखना है निकेल और पेरिलियम क्या होता है कैटलिस्ट होते हैं, तो क्या मिल गया इथेन। इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। सेकंड पूछा है व्हाट इज द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ये हाइड्रोजनेशन है या एडिशन रिएक्शन है, इसका यूज़ कहाँ होता है, तो हाइड्रोजनेशन इज यूज टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल इनटू वेजिटेबल घी। जो वेजिटेबल ऑयल है उसको वेजिटेबल घी में बदलने के लिए ही हम क्या करते हैं हम हाइड्रोजनेशन करते हैं। इसका मतलब क्या है जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं हमें मिलते हैं वो क्या होते हैं अनसैचुरेटेड होते हैं,
और हाइड्रोजन ऐड करके हम क्या बना देते हैं, उसको सैचुरेटेड बना देते हैं। तो वेजिटेबल ऑयल जमा H2 देखो लिखा ना, निकेल की प्रेजेंस में या पेडेलियम की प्रेजेंस में क्या बन गया आपका वेजिटेबल घी। सेकंड देखिए आपका राइट द नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, IUPAC नेमिंग देनी है। तो देखिए इसके अंदर क्या है, सब एक क्लोरीन दिया गया है, एक कार्बन है। तो सबसे पहले हमें ढूंढना है कार्बन की संख्या कितनी है, एक है। एक कार्बन के क्या होता है मिथ, और क्लोरीन जब भी क्लोरीन ब्रोमीन आते हैं पहले लिखा जाता है प्रीफिक्स में, तो क्या हो गया क्लोरो। क्लोरो कार्बन कितने एक, तो उसके लिए होता है मिथ, वर्ड रूट क्या होता है मिथ, और सिंगल बॉन्ड क्या हो गया मीथेन, तो क्लोरो मीथेन, नेम क्या हो गया आपका क्लोरो मीथेन। नेक्स्ट देखिए हमें ग्रुप देखना है, देखिए फंक्शन ग्रुप दिया गया है यहाँ पे COOH, यानी जो हमारा ग्रुप है यहाँ पे ये क्या है आपका इधर वाला, ये क्या है फंक्शन ग्रुप है आपका COH, क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। उसके लिए सफिक्स क्या होता है आपको पता, ओइक होता है, ओइक एसिड। तो कार्बन काउंट कीजिए वर्ड रूट 1 2, तो 2 के लिए क्या होता है इथ, ETH इथ, सभी सिंगल बॉन्ड है। इथेन और ई हट गया, क्या हो गया इथेन ओइक एसिड, तो हमारा नाम क्या हो गया इथेन ओइक एसिड। तो ये था हमारा IUPAC नेमिंग। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज सपोनिफिकेशन रिएक्शन, गिव एग्जाम्पल। सपोनिफिकेशन देखो सोप नाम से पता है सोप बनाने की प्रोसेस, तो प्रिपरेशन ऑफ सोप इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन। या आप ये कह सकते हैं व्हेन एन एस्टर रिएक्ट विद NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब एस्टर रिएक्ट करता है इट कन्वर्ट बैक टू अल्कोहल एंड सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। या और लिखा है प्रिपरेशन ऑफ सोप, इस प्रोसेस को बोलते हैं सपोनिफिकेशन। दिखाया देखिए आपका यहाँ पे एस्टर होता है फार्मूला, इसीलिए आपको देखो ये इधर वाला हिस्सा बोलते हैं इथाइल, इथाइल, इथेन, इथेन क्या होता है C2H6, अगर आप एक इसका कार्बन हटा देते तो उसको पढ़ते हैं इथाइल, तो इथाइल इथेनोएट, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब इसको हीट करते हैं क्या बना देखिए आपको इथेनॉल। OH क्या होता है फंक्शन ग्रुप आपका एल्कोहल का है, तो 2 कार्बन इथेनॉल, और ये क्या बन गया आपका सोडियम इथेनोएट। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सपोनिफिकेशन, यानी प्रिपरेशन ऑफ सोप इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन, जिसमें देखो ना एक एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट किया जाता है, तो देखिए ये वाला हिस्सा इधर वाला हिस्सा जो आपका है, ये वाला हिस्सा देखिए बड़े आराम से समझ सकते हैं। ये देखिए CH3 COO, ये देखिए OH जुड़ गया इसके साथ, ये देखो ये Na तो इसके साथ आ गया Na, बाकी जो बचा C2H5 इसके साथ क्या हो गया ये OH ऐड हो गया, जुड़ गया, तो क्या बना ये अल्कोहल हो गया, ये आपका सोडियम इथेनॉल। इस प्रोसेस को बोलते हैं सपोनिफिकेशन। देखिए नेक्स्ट है आपका बायोलॉजी सेक्शन। बायोलॉजी सेक्शन क्या है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डैमेजेस ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर हमें पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पहला ही हमारा आंसर है कि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड ये रीजन नहीं होता, क्या रीजन होता है हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसकी फुल फॉर्म क्या है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कई बार इसकी पूछ ली जाती है एब्रीविएशन में, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यूज़ कहाँ होता है ये फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर यूज़ होता है, रेफ्रिजरेटर के अंदर यूज़ होता है। ये क्या करता है ओजोन लेयर को डैमेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन कौन से होते हैं, वे ऑर्गन जिनकी जो स्ट्रक्चर होती है बिल्कुल सेम होती है, लेकिन उनकी जो फंक्शनिंग देखिए क्या होता है, एक होता है होमोलोगस, एक होता है एनोलोगस। पहले ही बताया था आपको एनालोगस होमोलोगस, यानी हमारा जो है होमोलोगस उसका जो ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शनिंग क्या डिफरेंट होती है। सेम origin and structure but different function, उसको बोलते हैं हम डिफरेंट फंक्शन, उसको बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन। जैसे कि देखिए आवर आर्म्स एंड डॉग्स 4 लेग, आवर टीथ एंड एलिफेंट टस्क, पोटैटो एंड वेनर्स ऑफ ग्रास, ये तीनों ही क्या है आपके, यानी हमारे ऑप्शन जो है तीनों ही किसके एग्जाम्पल है होमोलोगस के एग्जाम्पल, तो ऑल ऑफ अबव आ जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग।
तो इसमें से कौन सा जो है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है? तो देखिए ओवरी किस में होती है? फीमेल में होती है। यूटेरस ये भी फीमेल के अंदर होती है। फेलोपियन ट्यूब भी किस में होती है? फीमेल के अंदर होती है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? सी। वेस डिफरेंसेस क्या होती है? मेल पार्ट है। नेक्स्ट है व्हाट आर फोजिल्स। तो फोजिल क्या होते हैं? फोजिल्स, तो व्हाट आर फोजिल्स? मिनरलाइज्ड और प्रिजर्व्ड रिमेन्स और ट्रेसेस ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म, इसको बोलते हैं फोजिल्स। यानी आप देखते होंगे जो हमारे हमें हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं हम, जो पीछे हमारे पास्ट में क्या हुआ था उसके बारे में जानने का जो सोर्स होता है, स्रोत होता है, वो क्या होता है? प्रिजर्व, रखे हुए, यानी पुराने ट्रेसेस है, एनिमल्स है, उनकी प्लांट्स है, पौधे हैं बहुत पुराने समय से है, ऑर्गेनिजम्स है, उसको हम बोलते हैं फोजिल्स। तो डेफिनेशन देनी बस यहाँ पे, मिनरलाइज्ड प्रिजर्विंग रिमेन्स और ट्रेसेस ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, अदर ऑर्गेनिज्म कॉल्ड फोजिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, देखिए व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल्स। तो ट्रॉपिक लेवल क्या होता है हमारा? पोषण स्तर क्या होता है? देखिए व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल्स? द स्टेप इन द फूड चेन इन विच फूड ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू नेक्स्ट, इसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक लेवल। जो जैसे कि मान लो पौधे खाना बनाते हैं, यानी जो प्लांट्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वे होते हैं प्रोड्यूसर। उसको जो तो प्लांट्स हैं, ठीक है ना, प्रोड्यूसर है। हर्बीवोर्स कौन से होते हैं? जो पौधों को खाते हैं, हर्बीवोर कहलाते हैं। और जो हर्बीवोर यानी कि जो है, अब देखिए ना, प्लांट्स को खाया गोट ने, गोट को खाया शेर ने। तो ये जो प्रोड्यूसर, ये फर्स्ट टॉपिक लेवल, हर्बीवोर सेकंड टॉपिक लेवल और कार्निवोर थर्ड टॉपिक लेवल। तो जो फूड जो चेन है, ये क्या है? फूड चेन है। तो स्टेप इन द फूड चेन इन विच फूड ट्रांसफर होता है वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर टू नेक्स्ट, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए हाउ डज फोटोट्रोपिज्म अकर इन प्लांट्स, यानी फोटोट्रोपिज्म प्लांट के अंदर अकर कैसे करता है? देखिए व्हाट इज फोटोट्रोपिज्म, हाउ डज फोटोट्रोपिज्म अकर इन प्लांट्स। सबसे पहले फोटोट्रोपिज्म क्या होता है? देखो फोटोन माने लाइट और ट्रोपिज्म होता है रेस्पॉन्स। तो रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू द लाइट सोर्स, इसको बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। हम दो टाइप का पढ़ते हैं, जो ग्रो होता है प्लांट, उसका स्टेम होता है ऊपरी तरफ ग्रो होता है, रूट होती है नीचे तरफ होती है। तो दो टाइप का कौन सा? पॉजिटिव ट्रोपिज्म, द स्टेम ग्रोज टुवर्ड द लाइट सोर्स, यानी स्टेम ऊपरी तरफ जाता है, लाइट की तरफ जाता है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। और सेकंड जो होता है हमारा आपका, द रूट ग्रोज अवे, रूट गोज अवे फ्रॉम लाइट सोर्स। तो ये क्या आएगा आपको? पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म। ऐसे ही नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट हैपन एट द सिनेप्स बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, यानी जो सिनेप्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, उन दो सिनेप्स के बीच में क्या हैपन होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए व्हाट हैपन एट सिनेप्स बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स कम्युनिकेट करते हैं, यानी संचार करते हैं विद वन अनदर एट जंक्शन कॉल्ड सिनेप्स। एट सिनेप्स में क्या होता है? वन न्यूरॉन सेंड ए मैसेज टू ए टारगेट न्यूरॉन्स टू अनदर सेल ऑफ अनदर सेल। एक्सॉन जो हमारा पार्ट होता है न्यूरॉन्स का, कम्युनिकेट विद द न्यूरॉन्स थ्रू सिनेप्स एज देयर आर नो फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द न्यूरॉन्स, क्योंकि यहाँ पे क्या, दो न्यूरॉन के बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है, सेपरेट दिखाई देते हैं। तो क्या होता है? 3 स्टेप में समझ सकते हैं। न्यूरॉन कम्युनिकेट करता है वन अनदर एट जंक्शन, जिसको हम बोलते हैं सिनेप्स कहते हैं। डेफिनेशन भी आ सकती है, तो डिफाइन कर सकते हैं। एट सिनेप्स क्या होता है? वन न्यूरॉन सेंड मैसेज यानी इन्फॉर्मेशन टू ए टारगेट न्यूरॉन्स ऑफ अनदर सेल। एक्सॉन कम्युनिकेट करता है विद न्यूरॉन थ्रू दी सिनेप्स। तो ये आपका था आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द सेक्स ऑफ चाइल्ड डिटरमाइंड इन द ह्यूमन बीइंग, किस तरह से बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है? तो देखिए इसको आप बड़ी आराम से समझा सकते हैं। देखिए जो हमारा ह्यूमन बींग्स होता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर 23 पेयर होते हैं क्रोमोजोम के, हमें पता है। इन विच क्या होते हैं? 22 पेयर आर कॉल्ड ऑटोजोम्स कहते हैं इन्हें। और जो 1 पेयर XY जिसे हम कहते हैं, ये क्या बोलते हैं? इसको सेक्स क्रोमोजोम कहते हैं। इसको एक नाम और है एलोजोम्स। पेपर में व्हाट इज एलोजोम, तो सेक्स क्रोमोजोम होते हैं, उसको बोलते हैं एलोजोम्स। जो फ्यूजन, अब जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है कैसे होता है? फ्यूजन ऑफ मेल, जो मेल होता है XY, और जो फीमेल
एक्स एक्स गैमेट जो होते हैं, इन दो हमारे मेल के अंदर क्या होता है, स्पर्म गैमेट होता है, और फीमेल के अंदर कौन सा होता है, ओवम गैमेट होता है। ये फर्टिलाइजेशन करते हैं, ये डिटरमाइन करता है सेक्स इन दी ह्यूमन बींग्स एज शोन इन फिगर। इस तरह समझ सकते हैं। देखिए मदर है, फादर है, ये क्या हो गया, पेरेंट्स हो गए हैं। मदर के अंदर 22 पेयर यानी 44 और 44 क्या हो गए, 44, ये तो हो गए आपके ऑटोजोम्स हो गए, सेम है। मदर के अंदर होता है XX क्रोमोजोम होता है, और फादर के अंदर क्या होता है, XY क्रोमोजोम होता है। तो अगर मान लो 22 क्रोमोजोम्स 1X यहाँ से आया मदर से, आपने डिवाइड कर दिया, देखिए आपका ये 1 गैमेट 22 + X 22 + X, इसी तरह क्या है 22 + X फादर से 22 + Y, क्योंकि क्या होता है हाफ जो है आपके जो क्रोमोजोम है ट्रांसफ़र होते हैं। तो देखिए अगर मान लो 22 + X यहाँ से आया, क्या आया, मदर से आया, 22 + X फादर से आया, टोटल कितने हो गए 44 एंड XX। और इधर से अगर मान लो ये आपका 22 + X मदर से, और ये वाला जो 22 + Y वाला क्या है, फादर से। तो जो रिजल्टेंट बना आपका 44 + X, टोटल अब भी कितने देखिए, जो सन होगा या डॉटर होगी, तो सन कब होता है, जब मदर का X और फादर का Y क्रोमोजोम मिलता है, तो सन। और जब मान लो मदर से भी X आता है, फादर से भी X आता है, तो डॉटर। तो दैट्स मीन्स फादर डिसाइड वेदर डॉटर और सन विल बी। तो सेक्स ऑफ चाइल्ड डिटरमाइंड इन द ह्यूमन बींग्स बाय द क्रोमोजोम। टोटल 46 ही रहते हैं, जैसे फादर मदर में 46 थे, बिल्कुल सेम ही क्या है डॉटर सन के अंदर भी 44 + 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम 46 होंगे। तो याद रखिए मदर का X फादर का X यानी 22 क्रोमोजोम जो आपके ऑटोजोम्स, और 1X फ्रॉम मदर 1X फ्रॉम फादर डिटरमाइन डॉटर, एंड इफ़ 22 फ्रॉम मदर 22 फॉर फादर 44 हो गया आपके, ये 22 पेयर हो गया आपके ऑटोजोम्स, और 1X फ्रॉम मदर एंड 1Y फ्रॉम फादर डिटरमाइंड सन। तो ये था आपका हाउ इज द सेक्स ऑफ चाइल्ड डिटरमाइंड इन दी ह्यूमन बींग्स। तो देखिए 26 क्वेश्चन है, ड्राइव वेल लेवल डायग्राम ऑफ सीड जर्मिनेशन। तो सीड जर्मिनेशन में क्या है, आपको ये डायग्राम बनाना है। देखिए आपका सीड्स जर्मिनेशन पोलन और स्टिग्मा, ये डायग्राम आपको बनाना है। इसके अंदर आप देखिए डायग्राम की लेबलिंग करनी है। ये क्या देखिए, पोलन ग्रेन, स्टिग्मा, मेल जर्म सेल, पोलन ट्यूब्स, ओवरी, फीमेल जर्म सेल। यानी देखिए क्या दिया है, ड्राइव वेल लेवल डायग्राम ऑफ सीड जर्मिनेशन। तो आपको ये डायग्राम बना देना है। नाउ 26 का जो बी पार्ट है, देखिए व्हाट इज द रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। तो देखिए ये क्या होता है, हमारा मेल का पार्ट होता है, जो आपकी दोनों ग्लैंड्स होती है, सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। तो सेमिनल वेसिकल होती है, ये सीक्रेट करती है ए फ्लूइड विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म्स। जो मेल गैमेट होता है, स्पर्म होता है, उसको न्यूट्रिशन कौन देता है, सेमिनल वेसिकल प्रोवाइड कराती है। सेकेंड है प्रोस्टेट ग्लैंड्स। प्रोस्टेट ग्लैंड्स क्या करती है, सीक्रेट ए फ्लूइड विच इज रिलीज्ड, कहाँ रिलीज होता है, यूरिथ्रा के अंदर रिलीज होता है, अलॉन्ग विद सीक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल्स, एक साथ दोनों मिलते हैं। इट अफेक्ट द वेजिनल pH टू मेक द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म ईजियर मूव कर सके, मोटाइल कर सके, इसको इफेक्ट करती है। तो ये थे आपका सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड के रोल। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 का ए पार्ट है, ड्राइव वेल लेवल डायग्राम ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। यानी लीफ के क्रॉस सेक्शन 3 नंबर का है आपका 27 क्वेश्चन, जो है आपका लेंथी क्वेश्चन है। 3 नंबर क्या दिखाना आपको, लेवल डायग्राम ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ दिखाना है, बनाना। तो देखिए इसमें के क्रॉस सेक्शन लीफ में आपको ये डायग्राम बनाना है, यानी कि लीफ का डायग्राम बनाना है। ये वाला आपको इसके लेबलिंग करनी है। जैसे देखिए लेबलिंग है आपकी मिडरीब है, ये जैसे ये फ्लोएम हो गया, ये जाइलम, फ्लोएम जाइलम वेस्कुलर बंडल है। ये आपका इधर क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। इधर ये क्या होती है, गार्ड सेल होते हैं। आपको पूरी लेबलिंग करनी है। लेमिना, और इसको हम लीफ ब्लेड भी कहते हैं। ये क्या होती है, वेन। इधर जो बीच बिटवीन क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या होता है, एयर स्पेस होता है। एंड दिस इज नोन एज वैक्सी क्यूटिकल्स, दिस इज नोन एज अपर एपिडर्मिस एंड दिस इज लोअर एपिडर्मिस। तो आपको यहाँ पे आपको ये जो क्रॉस सेक्शन लीफ का डायग्राम आपको ड्रा करना है। नाउ नेक्स्ट जो
क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपको डिफरेंस दिखाना है। तो ये डिफरेंस क्या आपका देखिए, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक एनारोबिक हमें पता है, एरोबिक इट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट अकर इन अब्जेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पे क्या है, प्रेजेंस है, यहाँ पे बस एक वर्ड बदला है आपने, अब्जेंस ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड है एरोबिक रेस्पिरेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है फूड का, फूड क्या है ग्लूकोज होता है, उसका क्या होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। बस यहाँ क्या लिख देना है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, बस विपरीतार्थ इसका, कंप्लीट इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक प्लेस। थर्ड डिफरेंस है 38 ATP आर प्रोड्यूस्ड, सो ए मोर एफिशिएंट प्रोसेस, यानी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन हुआ तो ATP यानी एनर्जी की जो यूनिट है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं इसको। कंप्लीट ऑक्सीडेशन में क्या है आपका 38 ATP आर प्रोड्यूस्ड, जबकि इसके अंदर क्या ओनली 2 ATP प्रोड्यूस्ड होते हैं, सो लेस एफिशिएंट प्रोसेस है। फोर्थ डिफरेंस हमने पढ़ा था कि आपका जो लास्ट वाला है एंड प्रोडक्ट क्या होता है इसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, 38 ATP मोलिक्यूल्स। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, प्लांट के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, बिकॉज इट्स इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो आपको डिफरेंस में लिखना है क्या है, पहला इट अकर इन प्रेजेंस ऑफ, इट अकर इन अब्जेंस ऑफ ऑक्सीजन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड यानी ग्लूकोज टेक प्लेस, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक प्लेस। 38 ATP molecules are produced, 2 ATP are produced. It's a more efficient process, it is less, देखो ना only opposite है। And product are carbon dioxide and water, and in this case ethanol and carbon dioxide in plants and lactic acid in human being। तो देखिए इसका जो और वाला पार्ट वो क्या, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, यानी जो हार्ट की स्ट्रक्चर कैसी है और फंक्शन कैसे करता है ये बताना है आपको। तो देखिए हमारा जो हार्ट है, हार्ट का जो आपका डायग्राम नहीं बनाना है आपको, इसकी स्ट्रक्चर बतानी, इसके अंदर होता है क्या क्या आपको। तो देखिए स्ट्रक्चर के अंदर किस तरह हार्ट का पार्ट को डिफाइन करते हैं, देखिए फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, द हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन ट्रायंगुलर इन दिस शेप, यानी हमारा मस्कुलर ऑर्गन है जिसकी शेप एक ट्रायंगल के आकार की है। सेकंड, इन ह्यूमन इट इज़ प्लेस्ड इन दी सेंटर ऑफ चेस्ट कैविटी, नैरो एंड टिल्टेड टुवर्ड लेफ्ट। अगर आप देखते हो कभी लेफ्ट साइड में हैंड रखते हैं उसकी हम बीट को महसूस करते हैं, लेकिन ये होता कहाँ पे है, चेस्ट कैविटी के सेंटर में होता है। थोड़ा सा इसका नीचे वाला एंड जिसे बोलते हैं नैरो एंड टिल्टेड, झुका हुआ होता है स्लाइटली टुवर्ड द लेफ्ट। इट इज़ इनक्लोज्ड इन ए डबल मेम्ब्रेन्स, इनक्लोज होता है डबल मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो वाल होती है हार्ट की, मेड अप ऑफ कार्डिक मसल, हमने पढ़ा था 9th क्लास के अंदर, मसल कैसी होती है इसके अंदर, कार्डिक मसल होती है, कार्डिक मसल, यहाँ पे आपका है ए कार्डिक मसल। देयर आर 4 चैम्बर होते हैं, पढ़ा हमने, अपर 2 को बोलते हैं हम ऑरिकल्स या एट्रिया, एट्रियम का ये क्या होता है प्लूरल होता है, लोअर 2 कॉल्ड वेंट्रिकल्स। बोथ ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय किससे, सेप्टम इंटरनली। राइट ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स आर कनेक्टेड बाय ट्विस्क्यूस्पिड वॉल एंड लेफ्ट ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स आर कनेक्टेड बाय बाइक्यूस्पिड वॉल। तो ये क्या था, इसके स्ट्रक्चर हो गई, देखिए ध्यान देख भी सकते हैं आप, 1 2 दीज आर क्या है, इनको हम क्या बोलते हैं, ऊपर क्या है 2 एट्रियम या ऑरिकल कहते हैं, नीचे वाले 2 चैम्बर क्या बोलते हैं, इनको वेंट्रिकल बोलते हैं, टोटल हो गए 4 चैम्बर। ये रास्ता इसको क्या बोलते हैं, सेप्टम, सेप्टम। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बतानी थी, और यहाँ पे आप देखेंगे ये जो यहाँ पे वाल होता है तो ट्राइक्यूस्पिड वाल होता है, ये कौन सा होता है, बाइक्यूस्पिड वाल होता है। स्ट्रक्चर के बाद क्या बताना था, फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, हार्ट की फंक्शन क्या है, क्योंकि 6 मार्क्स का है तो ज़्यादा लिखना नहीं है, बस क्या बताना है, हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन विच प्राइमरी फंक्शन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड बाय रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स। यानी आपको देखा धड़ जो आपका हार्ट बीट होती है, अप कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ ऑरिकल एंड वेंट्रिकल बाय डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन पता आपके 2 होता है इसके अंदर, एक होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, यही बताना है। तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में क्या होता है, 1 बिटवीन द हार्ट एंड द बॉडी ऑर्गन्स, और पल्मोनरी में क्या होता है, 1 बिटवीन द हार्ट एंड द लंग्स। तो ये थी डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन हार्ट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आपको बताना था। तो ये था आपका
हरियाणा बोर्ड द्वारा 2022-23 में जारी किया गया सैम्पल पेपर सेट बी था। इसको आपको अच्छे से कर लेना है। क्वेश्चन है ड्रा ए लेबल डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, एक्सप्लेन इट प्रिंसिपल एंड वर्किंग। तो देखिए हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम जो है बनाना है, इसका प्रिंसिपल यानी सिद्धांत लिखना है, एंड इट्स वर्किंग। तो आइए करते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर, इसको हम इलेक्ट्रिक मोटर या डीसी मोटर दोनों कह सकते हैं। तो ये क्या होती है, डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है तो ये डिवाइस क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देती है। प्रिंसिपल सिद्धांत, किस सिद्धांत पे काम करती है, मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस फोर्स। यानी जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखते हैं तो उस पर एक क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। तो ये इसका प्रिंसिपल है। तीसरा काम क्या है आपका, इसका डायग्राम बनाना है। ये आपको डायग्राम जो है ड्रा करना है। देखिए डायग्राम क्या, ये हो गया आपकी ABCD आर्मेचर, जो दो फील्ड मैग्नेट NS के बीच में रखी गई है। R1 R2 क्या है, टू आपकी स्प्लिट रिंग है, इनको कम्यूटेटर भी कहते हैं। ये आपकी क्या बैटरी है, ये की हो गई है। B1 B2 क्या है, ब्रोसीज है। यानी बस आपको ये डायग्राम जो है ड्रा करना है। इसके बाद क्या है, आपको इसका वर्किंग एक्सप्लेन करनी है, कंस्ट्रक्शन नहीं लिखनी है। तो ये वर्किंग के अंदर क्या देखिए, इसके अंदर क्या, ड्यू टू बैटरी करंट फ्लो करता है A to B एंड C to D इन आर्मेचर इन अपोजिट डायरेक्शन। ऑन अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, द फोर्स एक्टिंग ऑन द AB पुशेज इट डाउनवर्ड एंड CD अपवर्ड। तो देखिए जो DC मोटर है हमारी, इसके जो पहले वाले देखिए, इस पे डायग्राम हमारा, यहाँ पे करंट जो आपका A to B है, देखिए यहाँ C to D है ड्यू टू दिस बैटरी। तो जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपने लगाया, वन इज मूव्स डाउनवर्ड, वन इज अपवर्ड। तो देखिए क्या लिखा है, ऑन अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फोर्स एक्टिंग ऑन द AB पुशेज इट डाउनवर्ड की तरफ जाएगी, CD अपवर्ड। कॉइल रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। आफ्टर हाफ रोटेशन करंट इन कॉइल रिवर्स्ड, दैट इज, बस अपोजिट कर देना, वहाँ A to B था, C to D था, यहाँ क्या होगा D to C B to A। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या थी आपकी AB अप थी, CD डाउन थी, और यहाँ पे देखिए CD अप है और AB डाउन है अब आपकी जो है। तो आफ्टर हाफ रोटेशन रिवर्स्ड ऑफ करंट, यानी क्या होगा, जैसे ही आपने क्या किया, करंट की डायरेक्शन क्या चेंज, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेज आल्सो। जैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज हुई, वहाँ A to B C to D, यहाँ हो गया D to C to B to A। तो आपकी जो डायरेक्शन है फोर्स की भी चेंज हो गई। नाउ क्या हो गया, इसका मतलब क्या, AB मूव्स अपवर्ड, CD मूव्स डाउनवर्ड। दिस प्रोसेस रिपीटेड अगेन एंड अगेन। तो ये थी आपकी DC मोटर यानी कि आपकी इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग। कई बार एक पूछ लेते हैं आपसे, फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग। इसके अंदर जो आपको दिखाया था, जो रिंग थी आपकी क्या थी, स्प्लिट थी। ये देखिए आपकी ये जो रिंग दिखाई गई है स्प्लिट रिंग थी। तो जो रिवर्स डायरेक्शन होती है, रिवर्स इज द डायरेक्शन ऑफ करंट जो है, इसका फंक्शन ये जो कौन करता है, ये स्प्लिट रिंग यानी कम्यूटेटर करता है। रिवर्स इज डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू कोयल आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन ऑफ कोयल। तो ये था आपका 8th क्वेश्चन, जिसमें हमें आपको बताना था क्या था, DC मोटर का होती क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, डायग्राम और इसकी वर्किंग।